नमस्कार दोस्तों, आज हम नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं ऑप्टिक्स एमसीक्यू के अंदर। और आज लाइट के ढेर सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर हैं कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। तो एक माध्यम से ऑप्शन का जो दे रखे हैं उनके आंसर भी मैंने साथ में ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सी घटना कहलाती है। प्रकाश जब एक माध्यम से, यहाँ पर माध्यम ये फैला है और ये दूसरा माध्यम है, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे वायु से यदि कांच में प्रवेश कर रही है, वायु से ये कांच में प्रवेश कर रही है, तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम हो गया। इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो इस प्रकार की जो होती है कौन सी घटना होती है? ध्रुवीकरण। क्या होता है भाई? ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देहली आवर्ती कैसी आवर्ती होती है? देहली आवर्ती जो होती है किस प्रकार की आवर्ती होती है? तो देहली आवर्ती जो होती है जिसके नीचे प्रकाश की धारा स्थिर होती है। गलत है। जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश की धारा घटती है, ये भी गलत है। जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रकाश धारा जो है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। तो देहली आवर्ती जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। देहली आवर्ती क्या होती है कि किसी भी, जो हमने 12th क्लास में ये पढ़ा था कि प्रकाश आपतित होता है, तो जिस आवर्ती पर प्रकाश आपतित होता है, जिस आवर्ती पर प्रकाश आपतित होने पर ट्यूब से यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाए, तो इस प्रकार की घटना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। और उसकी आवर्ती देहली आवर्ती कहलाती है। तरंग दैर्घ्य देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। प्रकाश वोल्टीय के प्रयोग से सौर ऊर्जा का परावर्तन निम्नलिखित में से किससे उत्पादन से होता है? तो विद्युत ऊर्जा से होता है। यह है किससे होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? तो प्रिज्म से अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। मैक्सिमम अधिकतम जो विचलन होता है। और लाल रंग का क्या होता है? मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। या आप ये भी, जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान जो होता है, जिसका लैम्डा का जो मान जो होता है अधिक होता है, उसका विचलन क्या हो जाएगा भाई? विचलन की बात करें, उसका विचलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है, उसका विचलन क्या होगा? ज़्यादा होगा। लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और विचलन इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पर अधिक विचलन की बात हो रही है, तो ये बैंगनी रंग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, प्रिज्म से एक्सप्लेन में गुजरने पर प्रकाश के रंगों में का विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती हैं वो सबसे कम होती हैं। अगला क्वेश्चन, जब रंगीन अक्षरों को पर समतल कांच की पट्टिका रख दी जाती है, रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टिका रख दी जाती है, तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा? कौन सा भाई? रेड वाला। रेड वाला क्या है?
रेड बत्तियां वगैरह आप देखते हो कि सबसे कम जो होता है विचलन जो होता है रेड कलर का होता है, वो एक ही बिंदु पर अधिक गहरा दिखाई देगा, तो ये कम उठा हुआ दिखाई देगा। देखो, जब रंगीन अक्षरों पर समतल प्लेट कांच की पट्टी का रख दी जाती है तो लाल रंग के अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नीले और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीला और हरा रंग अगर मिलाते हैं तो इससे सियान रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सफ़ेद रंग जो है श्वेत, सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत रंग में 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो प्रिज्म द्वारा अलग अलग विभाजित होता है, जिनका मिश्रण जो है, मिश्रण की अगर बात करें तो कौन कौन से रंग होते हैं? बैंगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल रंग का होता है। ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, जो लेंस किरणें को एकत्रित करते हैं, जो लेंस की किरणों को एकत्रित करते हैं, उन लेंस को क्या कहते हैं? जो एकत्रित, जो लेंस प्रकाश की किरणों को जो समांतर आ रही हैं उनको एकत्रित करने का कार्य करते हैं, एक ही बिंदु पर इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के लेंसों को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी। और अपसारी की बात करें तो ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो रेटिना पर 1/10 सेकंड तक इसका प्रभाव बना रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी, इसका जो आंसर है रेटिना, रेटिना आँख के रेटिना पर बना होता है 1/16 सेकंड तक बना हुआ रहता है। इसका ये हुआ 1/16। तो आंसर में देखिएगा क्या दिया हुआ है, 1/16 सेकंड। सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से अवतल लेंस में से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में से कौन सा प्रतिबिंब हमेशा बनता है? तो वास्तविक और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक और अधोशीर्षी बनता है, आभासी और अधोशीर्षी बनता है। तो यहाँ पर आभासी और सीधा बनता है। अवतल के अंदर जो होता है हमेशा अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। और यदि उत्तल की बात कर लें तो उत्तल के अंदर वास्तविक होगा, वो उल्टा होगा। हमेशा ध्यान रखना, सीधा जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है और यदि उल्टा बनता है तो यह वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस क्षेत्र दर्पण से अवलोकित होता है? तो ये उत्तल दर्पण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? उत्तल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस जो वास्तव में होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और अनावर्धन की बात करें तो अवतल लेंस। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकृति में सबसे ताकतवर बल कौन सा है? तो यहाँ पर वैद्युत बल है, गुरुत्वीय बल है, नाभिकीय बल है। तो कौन सा बल इसमें होता है? नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे ताकतवर बल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो चुंबकीय बल ऑप्शन में दिया हुआ है, नाभिकीय बल। देखिएगा, पेरास्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन और परावर्तन। तो पेरास्कोप जो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, परावर्तन के नियम के अनुसार जो होता है आपतन कोण सदैव
कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। नरीदर कंपानी ने किया था। तो आगे देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, देखिएगा नरीदर कंपानी ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, किसके लिए प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है किसके लिए, संचार सेवा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आकाश किस कारण से नीला होता है। आकाश का जो रंग जो होता है नीला, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण। तो आप सीधा सा भी कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है हमें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदें गिरने से अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विकिरण से होता है। कौन कौन सी घटना होती है, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन की घटनाएं इसके अंदर होती है और उनके विकिरण के कारण हम होता है। और दिखाई कब देता है, जब सूर्य हमारी पीठ के पीछे हो। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण आयन में प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, दृश्य क्षेत्र के अंदर कर लेते हैं। आंसर मैंने इस बार दिए हैं, अगली क्लास के अंदर आंसर साथ में नहीं दिए जाएंगे। देखिएगा आगे, पृथ्वी पर दूर के वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सफ़ेद प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्यूरियम का प्रयोग किया जाता है, जो 7 वर्णों में क्या करती है, विभाजित करती है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश के परिक्षेपण के अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश का जो परिक्षेपण है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर का। नेक्स्ट देखिएगा, तरण लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है भाई, अपवर्तन। इसका कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी क्यों दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है। ताप बजट की सही व्याख्या करता है, आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन होना चाहिए, यही सही व्याख्या करता है। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य उदय और सूर्यास्त जो होता है के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, प्रकीर्णन। तो ऑप्शन कौन से वाले में है, डी वाले में, प्रकीर्णन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ भाई, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ पर रखी गई है। तो क्वालूर के अंदर रखी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम यहाँ पर देख रहे हैं, रात में तारों का टिमटिमाहट, ये सही है, ये होता है, ठीक है।
आगे देखिए, सूर्य का आकाश में वास्तविक गहराई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना, ये भी अपवर्तन की घटना है। सूर्य का वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। नहीं है दिया हुआ है तो नहीं के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा आप इसी के अंदर, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, तो दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत जो होता है सिनेमा घर, ठीक है, सिनेमा जो देखते हैं सिनेमा। नेक्स्ट देखिएगा, मरीचिका जो उदाहरण है, मरीचिका किसका उदाहरण है, तो मरीचिका जो होता है अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि अपवर्तन कौन से में है, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना के ऊपर आधारित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी वस्तु के दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है भाई, अनंत होती है। नेक्स्ट देखिएगा, वाहनों के जो हेडलाइट जो होते हैं, हेडलाइट में किस प्रकार के मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वाहन चलाने हेतु पथ दर्पणों के अंदर मिरर जो होता है वो कौन सा होता है भाई, उत्तल। कौन सा होता है, उत्तल होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं, उत्तल दर्पण जो होता है अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं, तो गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिल्में देखने के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है, पोलेराइड वाला, पोलेराइड। अगला देखिएगा, साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका एक पीछे का क्या कारण है, व्यतिकरण की घटना के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमचमकते हुए आकर्षित होते हैं, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक या बहुलित आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक भी बोल सकते हैं आप इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित हैं, तो यह प्रतिदीप्ति से संबंधित होता है, प्रतिदीप्ति। अगला देखिएगा, हाँ भाई, मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है, तो समतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णदंता है जिसमें रोगी को कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है, हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है, तो इसमें सभी रंग दिखाई नहीं देते हैं, सभी प्रकार के, ठीक है। वर्णदंता के अंदर क्या होता है, ये कलर बैंड के अंदर, कलर बैंड की बात हो रही है तो कोई सा भी कलर दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस दृष्टि में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें निकट दृष्टि दोष के अंदर, निकट दृष्टि दोष में। और यदि नज़दीक की अगर दिखाई दें, अगर नज़दीक की दिखाई ना दें तो फिर उसके अंदर कौन सा हो जाता है, दूसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, दूरदृष्टि दोष है, उल्टा होता है हमेशा। निकट में अगर आ जाए दिक्कत हो तो कौन सा, दूर, और दूर में दिक्कत हो तो निकट। जूम लेंस क्या होता है, जूम लेंस, जूम लेंस यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, परिवर्ती फोकस दूरी। जैसे मोबाइल का जो कैमरा जो लेंस होता है हम झूम करके फोटो में लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वर्णदंता के दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल का, उत्तल का, सिलेंडरी लेंस का, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष जो हैं, दीर्घ दृष्टि दोष
वाले व्यक्ति को निकट बिंदु कहाँ पर चला जाता है भाई? अनंत पर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? अनंत पर चला जाता है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है रेडियो तरंगों के परावर्तन के संचार संभव बनाने में, वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, अंतरिक्ष किरण कणों का अवशोषण करने में, पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करने में। तो ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में कार्य करती है। अगला जो है डायोप्टर की एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर एसआई यूनिट किसकी है? डायोप्टर एसआई यूनिट किसकी होती है भाई? लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। अगला देखिएगा, न्यूनतम वेग से कांच में संचलन होता है। न्यूनतम वेग बैंगनी प्रकाश का। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तन सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम होता है? क्राउन ग्लास की, कन्नाडा बाल्सम। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता, ये आ चुका है भाई। अगला देखिएगा, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर पाते हैं। वे मेगाच्छिद परिस्थिति में भी काम करते हैं। वे दिन और रात दोनों में काम करते हैं। ये सभी ठीक है। आगे देखिएगा, प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? जब आपके पास में, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, कांच से जल दिया हुआ है, जल से कांच, वायु से जल और वायु से कांच दिया हुआ है। तो यहाँ पर कांच से जल, ध्यान देना, यहाँ पर सघन माध्यम से कहाँ पर जाना चाहिए प्रकाश? विरल की ओर जाना चाहिए, विरल की ओर जाना चाहिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो यहाँ पर जो है, अगर आपके पास में सघन माध्यम क्या है? कांच है, और विरल क्या है? यहाँ पर जल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कांच से जल में जाएगा तो ये वापस इसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। या फिर वायु से जल में जाना चाहिए, वायु से जल। ठीक है, तो वायु से जल, सुनिएगा आप, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो ये वायु है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ये देख लीजिएगा, यहाँ पर सॉरी, जल से कहाँ पर जाना चाहिए? वायु में। जल से कहाँ पर जाना चाहिए? वायु में। यहाँ पर जो है जल जो है वायु की तुलना में क्या है? सघन माध्यम है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतम जैविक क्षति किसमें होती हैं? सबसे ज़्यादा किसमें होती हैं? अक्स में, गामा में, बीटा में, अल्फा में। तो किसमें होती हैं भाई? गामा के अंदर। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? वेवलेंथ सबसे कम जो गामा के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? एपर्चर करता है। नेक्स्ट देखिएगा, मोटर कारों के हेडलाइटों की चोंद जो होती है हटाने के लिए क्या किया जाता है? पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंसोलेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो इंसोलेशन शब्द का जो अर्थ होता है आने वाली और विकिरण, आने वाली और विकिरण। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप सभी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली जो हैं लाइव क्लासें जो हैं आने वाली हैं, और डेली जो हैं आपको बता दें कि सेकेंड ग्रेड की क्लासें जो हैं, सेकेंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड की हैं, रेलवे की हैं, इसके अलावा आरएएस के लिए जो साइंस हैं, साइंस टेक की भी स्टार्ट होने वाली है, लैब असिस्टेंट की भी स्टार्ट होने वाली है।
तो ये जितने भी जो हैं एग्ज़ाम में, जो जितने भी राजस्थान लेवल के अपने एग्ज़ाम में हैं और इंडिया लेवल पे रेलवे की अगर बात कर रहे हैं तो रेलवे में जैसे लोको पायलट की आने वाली है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए है तो दिल्ली पुलिस के लिए साइंस, तो यहाँ पर जनरल साइंस स्टार्ट होने वाली है। और सभी एग्ज़ामों की जो हैं आपको जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है उनके लिए फ़िज़िक्स तो स्पेशल चलने वाली है। फ़िज़िक्स की क्लास तो लाइव होने वाली है और फिज़िक्स की क्लास आपकी यहाँ पर डेली लाइव आएगी। इसका टाइम भी आपको बता दिया जाएगा, 1-2 दिन में क्लासेस स्टार्ट लाइव हो जाएगी। गुड नाइट आप सभी को, धन्यवाद।